हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है क्योंकि जो बीच में मुझे कुछ अर्जेंट काम हो गया था जिस कारण जो है मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पाई। ये मान लीजिए आप कि पीडीएफ भी नहीं थी मेरे पास, बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था जिस कारण जो है क्लासेस इतनी लेट हो रही हैं। चलो ये बातें तो छोड़ो। तो आज हम हमारा कंटिन्यू करते हैं कि राजा राम मोहन राय का जीवन परिचय मैंने आपको पीछे एक क्लास में करवा दिया था। उसके बाद जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके सामाजिक विचारों के बारे में। हमने इनके जीवन के बारे में देख लिया, कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन इनके पत्नी थे, इनके बच्चे, सब कुछ इनके लाइफस्टाइल के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो आज हम इनके जो है थॉट को करेंगे अब बारी बारी। जैसे कि आज के क्लास में हम इनके सामाजिक विचारों को पढ़ेंगे, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक की समाज के बारे में इनकी क्या सोच थी। आर्थिक मतलब कि पैसे के लेन देन या फिर पैसे के बारे में, क्या आर्थिक स्थिति के बारे में भारत में इनकी क्या सोच थी। फिर इनके राजनीति के विचार बारे में कि इनके क्या थॉट थे, इनके क्या विचार थे। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इनके सामाजिक विचारों को कि इनके सामाजिक विचार कैसे थे। कि राजा राम मोहन राय राजनीतिक चिंतक के साथ साथ, मतलब कि एक पॉलिटिकल थिंकर तो थे ही थे, साथ में एक अच्छे सामाजिक चिंतक भी थे, मतलब कि समाज में सुधार लाना चाहते थे, समाज के प्रति इनकी चिंता थी। राजा राम मोहन राय ने समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियों का विरोध किया कि जो समाज में उस समय जो बुराइयां, कुरीतियां या मतलब जो गलत प्रथाएं चली हुई थी उन सभी का विरोध किया और उन्हें साथ में समाप्त करने का भी प्रयास किया। इनका मानना था कि जब तक देश में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार नहीं किए जाते तब तक शासन में सुधार का कोई महत्व नहीं है। इनका मानना था कि अगर जनता अंग्रेजों से शासन में सुधार चाहती है तो शासन में सुधार से पहले जो है अपने देश के धर्म, मतलब कि हमारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं उनको दूर किया जाए, और हमारा जो समाज है जिसमें कि बुराइयां फैली हुई हैं पहले उनको दूर करेंगे तो हमारा समाज अच्छा होएगा, हमारा धर्म सुधर जाएगा। उसके बाद जो है शासन के सुधार लागू करने का जो है महत्व होगा, वरना इसका कोई महत्व नहीं होगा। क्योंकि अगर शासन में सुधार करने से देश तरक्की नहीं करेगा, देश तरक्की करेगा सामाजिक और धार्मिक सुधारों को करने से। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार निम्नलिखित हैं। अब हम इनके सामाजिक विचारों को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने आपको जो एक इनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता दिया है कि आप इनके 7 पॉइंट है। पहले इनको पॉइंट्स को अगर आपको पॉइंट याद है तो आप बाई चांस अगर आप आगे एक्सप्लेनेशन जो है याद नहीं कर पाए या फिर आपके पास याद करने का टाइम नहीं मिला आपको, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस राजा राम मोहन राय एक व्यक्ति है जिसका हमें जीवन परिचय का पता है, हमें जीवन परिचय उसका याद है थोड़ा थोड़ा कि हाँ इस व्यक्ति के ऐसे विचार थे सभी चीज़ों के बारे में। फिर हमें अगर पॉइंट याद है कि इनके समाज के बारे में इनकी ऐसी ऐसी सोच थी, पॉइंट्स के माध्यम से अगर हम याद है तो हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है, ये छोटी क्लासों के बच्चे तो अब हैं नहीं, हम इतने समझदार हो चुके हैं कि हम आगे जो है बना बना कर जोड़ कर हम लिख सकते हैं। अगर हमें पॉइंट की हेडिंग अच्छे से याद है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है, आपको याद करनी है पॉइंट्स की हेडिंग। पॉइंट को अच्छी तरह से 2-3 बार रीड करो, याद करो। अब मान लिया आपने रीड कर लिया, आपने मैं जो ये पढ़ाऊंगी पूरी क्लास देख ली, फिर मान लो आप दिन में या फिर रात में कोई और काम कर रहे हो या फिर कहीं और बिजी हो, तब आप उन पॉइंट्स को याद करो कि आज मैंने राजा राम मोहन राय की क्लास देखी थी, उसके सामाजिक विचार में कौन कौन से पॉइंट थे। तो आप जब पॉइंट को याद करोगे, आपको पॉइंट जब अगर याद हैं तो आप ये मान लो कि आपको पॉइंट अच्छी तरह से याद हो गए हैं। अगर ऐसे ही एग्जाम में होगा, जब आप इनके बारे में सोचोगे, मान लो कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो जब आप लिखने बैठोगे आपको अगर पॉइंट याद है ना तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने में। थोड़ा सा ऊपर इनका परिचय दिया, उसके बाद जो इनके सामाजिक पॉइंट, और आप ऐसे भी एग्जाम में भी ऐसे ही किया करो कि जो जो पॉइंट आप लिखते हो आपको याद है कि हाँ मुझे ये पॉइंट इस क्वेश्चन में लिखने हैं, तो आप इन पॉइंट का एक ऐसे जो है पहरा बना कर लिखो पहले, ताकि एग्जामिनर पर जो चेक करने वाला है उस पर इफेक्ट पड़े कि हाँ बच्चे को अच्छी तरह से याद है, उसे लिखने का पैटर्न अच्छी तरह से पता है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे पहले पॉइंट को फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा एग्ज़ाम चल रहा है और हमारा मतलब वही बात है थ्योरी लिखनी है,
तो लेंथी हो जाता है एग्ज़ाम, 3 घंटे का ही टाइम होता है एग्ज़ाम में। तो जब हम लिख रहे हैं और हमारा टाइम जो है मतलब ये मान लो आप नज़दीक लग गया है, पेपर ख़त्म होने का टाइम कंप्लीट होने वाला है, 5-10 मिनट रहते हैं। तो अगर आपने ये 7 पॉइंट लिख रखे हैं और आप मान लो टाइम खत्म हो गया, आपसे 4 पॉइंट एक्सप्लेन हुए, तो 3 पॉइंट की हेडिंग तो आपके पास है ना, वो हेडिंग तो एग्जामिनर को दिखेगी। तो एग्जामिनर ये अंदाज़ा लगा ले कि हाँ इस बच्चे को आता तो था लेकिन टाइम कंप्लीट हो गया, तो वो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर देगा। इफेक्ट डालता है ये चीज़ें कि हाँ बच्चे को आता तो था लेकिन वो लिख नहीं पाया। तो ये अगर आप ऐसे ऊपर पॉइंट लिखोगे तो इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे हिंदी का लिख रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ का लिख रहे हो, कि जिसमें जो हेडिंग वाले पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन में, तो उसके हेडिंग को आप पहले ऊपर लिखा करो कि जो जो पॉइंट आपके माइंड में, हाँ कि इस क्वेश्चन में मुझे इसके आंसर में जो ये पॉइंट मैं लिखूंगा, तो उन पॉइंट्स को आप पहले लिख लो ताकि जो है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको और आपका लिखने का पैटर्न बेस्ट हो सके। ओके, तो आज हम जो है इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। पहले हम इनके विरोध को देखेंगे, फिर इनके समर्थन को देखेंगे कि किस चीज़ का तो इन्होंने विरोध किया, मतलब उस चीज़ को गलत बताया, और किन चीज़ों को इन्होंने समाज में अच्छा बताया। तो जो मूर्ति पूजा चली हुई थी, जैसे कि आज मूर्तियों के मंदिरों में पूजा होती है, उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया कि जो समाज में जाति प्रथा फैली, ऊंची नीची जाति, जैसे कि आज जाट है, नीची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, इन सभी का उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया, पूरी तरह विरोध किया। फिर उन्होंने समाज में जो सती प्रथा प्रचलित थी उसका विरोध किया। आई होप सती प्रथा जो है सभी जानते होंगे कि इस प्रथा में क्या होता था, फिर भी जो है मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार ये याद करवाऊं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं या फिर जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, जिनके सामने ये टॉपिक बिल्कुल नया होगा, सती प्रथा। तो सती प्रथा क्या होती थी कि प्राचीन समाज में मान लो एक औरत है, अगर उसका पति मर गया जवानी में या बुढ़ापे में, कैसे भी हो, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस पति की चिता के साथ ही जो उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था, उसकी पत्नी को, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि पति की मृत्यु के बाद औरत का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी जिंदगी नरक बन जाती है, वो जिंदगी में जीकर क्या करेगी जब उसका पति ही दुनिया में नहीं है। ऐसी मतलब पुरानी विचारधाराएं थी, पुरानी सोच थी लोगों की, जिस कारण जो है पत्नी को पति की चिता में उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, चाहे औरत की मर्जी हो या ना हो। ये एक रिवाज था, एक परंपरा थी। तो सती प्रथा में यही था कि पुरुष के पीछे सती हो गई वो, और उसको तारीफ भी की जाती थी उस चीज की कि पति मरा है तो उसके पीछे जो उसकी पत्नी सती हो गई। कितनी अच्छी थी वो औरत, जो है अपने पति के साथ चिता में जिंदा जल गई और सती हो गई। अगर औरत की मर्जी भी नहीं होती थी साथ में जलने की, तो भी औरत को जबरदस्ती जो है पति की चिता पर बैठकर जिंदा जला दिया जाता था। तो सती प्रथा में यही था। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। फिर उन्होंने विरोध किया था प्राचीन परंपराओं का, कि जो हमारा हिंदू समाज में जिसमें कि सदियों से पुरानी परंपराएं चली आ रही, जैसे कि सती प्रथा भी यही मानते थे कि पुराने समय से चली आ रही, ये हमने नहीं बनाई ये परंपरा, तो हमारे पूर्वज मानते आ रहे, इसलिए हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी कई परंपराएं थी समाज में जिनका विरोध किया कि परंपराओं को सिर्फ पीछे हमारे पूर्वज मानते थे, इस आधार पर मत मानो, बल्कि इस आधार पर उस परंपरा का, उस रीति रिवाज का पालन करो कि क्या ये रीति रिवाज सही है, क्या ये अच्छे हैं, क्या ये बुरे हैं, इसमें क्या बुराइयां हैं, इसमें क्या अच्छाई है। तो इसी कारण जो इन्होंने इसका भी विरोध किया। अब समर्थन किसका करते हैं? ये नारी स्वतंत्रता, कि महिला को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, नारी को समाज में। और पश्चिमी संस्कृति मतलब जो अंग्रेजों की संस्कृति है उसका इन्होंने समर्थन किया, कि अंग्रेजों की जो संस्कृति है वहाँ पर नारियों को समाज में अच्छा स्थान प्राप्त है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उन्हें न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, उन्हें अलग से जो है नारियों को अधिकार दिए गए हैं, उन्हें नौकरी लगने का अधिकार है, उन्हें पैसे कमाने का अधिकार, मतलब बहुत सारे अधिकार दिए गए थे पश्चिमी संस्कृति में। और जो है धार्मिक अंधविश्वास भी नहीं था उस संस्कृति में, पश्चिमी संस्कृति में। जो अंग्रेजों की संस्कृति होती थी उसमें धार्मिक अंधविश्वास भी नहीं था। इसीलिए जो है राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी संस्कृति का समर्थन किया और इन्होंने शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा चाहे वो पुरुष ग्रहण करे या फिर स्त्री, इन्होंने सभी के लिए जो है शिक्षा को बराबर माना है कि शिक्षा सभी को प्राप्त करनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके और वो अपना विकास कर सकें। तो ये मैंने आपको एक मोटी मोटी हेडिंग दे दी, मोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में बता दिया बोलकर।
अब हम जो है इनको बारी बारी से एक एक पॉइंट को आगे एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। आई होप वैसे भी अगर एक मौके आपको एक्सप्लेनेशन देखने का टाइम ना हो या फिर आप कुछ कारण से जो है ना देख पाओ पढ़ पाओ, तो भी जो अगर मैंने बोल कर बताया उसके हिसाब से भी आप इन पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन कर लोगे एग्जाम में। फिर भी मेरा तो फ़र्ज़ है कि क्लास में मैं आपको पूरा टॉपिक जो वो पूरी डिटेल से करवाऊँ, तो मैं इन पॉइंट्स की जो आपको एक्सप्लेनेशन आगे करवाऊँ। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने जो जैसे कि आज हम मंदिरों में पूजा करते हैं ना, बजरंगबली की मूर्ति हो गई, माता की मूर्ति हो गई, इन सभी मूर्तियों का इन्होंने पूरी तरह विरोध किया। इनका मानना था कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर ईश्वर को ही प्राप्त करना है, ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा रखनी है तो उसको मन में प्राप्त करो, उसको मन में याद करो, ना कि पत्थरों के सामने हाथ जोड़कर। इनकी ऐसी सोच थी उस समय। देख लो कब इनका जन्म हुआ था, मतलब आसपास आप ये मान लो 1800 ईस्वी के आसपास, और आज हम जी रहे हैं 2023 में। तो आप ये मान लो इतने साल पुराने जो है इस व्यक्ति की सोच कितनी मॉडर्न थी, कितनी नई थी कि ये अंधविश्वास नहीं रखता था। राजा राम मोहन राय ये मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। इनका ऐसा मानना था कि ये अंधविश्वास है, पूरी तरह से गलत है कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर प्राप्त होता तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लेता, तो मुझे तो पता नहीं क्या ही मिल जाता। इनका ऐसा मानना था कि अगर एक छोटी सी मूर्ति को पूजने से अगर ईश्वर प्राप्त होता है तो पूरे के पूरे पर्वत या पहाड़ को पूज लो, उसकी पूजा कर लो, उसके सामने उसकी आरती उतार लो, पता नहीं तुम्हें जीवन में क्या मिल जाए फिर तो। ये ऐसी सोच इनकी थी उस समय। कितनी पुराना ज़माना था वो, लेकिन इनकी सोच इतनी मॉडर्न थी, इनकी सोच इतनी सुलझी हुई थी। किसके कारण? कि इन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी। इन्हें ये अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे, ये विज्ञान में, साइंस में विश्वास करते थे उस समय। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा जो वो हिंदू धर्म का मौलिक अंग नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में शुरुआत से ही मूर्ति पूजा चली आ रही है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मनुष्य जंगलों में रहता था, शिकार करता था, जानवरों को मार कर ही अपनी भूख मिटाता था, जंगलों में रहता था, उसके पास ना घर थे ना उसकी फैमिली थी, तब मनुष्य मूर्ति पूजा नहीं करता था, उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। तब भी तो इंसान जीवन जीता था, ऐसा तो है नहीं कि वो उसमें जन्म लेते मर जाता था। तो इनका ऐसा मानना कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल शुरू से चली आ रही मूर्ति पूजा, ये जो है आगे समाज में धीरे धीरे फैली और अब जो है ये पूरा उग्र रूप धारण कर चुकी कि अब लोग मूर्ति पूजा के पीछे पागल हो गए। मंदिरों के पीछे मंदिर बनने भी बहुत लेट स्टार्ट हुए, क्योंकि शुरुआत में जब मानव शिकारी था, शिकारी संग्राहक था, जंगलों में रहता था, उसमें ना कोई मंदिर था, ना कोई मूर्ति होती थी, ना कोई भगवान की पूजा होती थी। तो इनका मानना था कि उस समय भी व्यक्ति जीवन जीता था। इसके हिसाब से इन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मौलिक अंग है, मतलब कि बहुत शुरू से जुड़ा हुआ है ये हिंदू धर्म के साथ। क्योंकि मूर्ति पूजा का चलन आगे चलकर हुआ है। वह मूर्ति पूजा के समर्थकों के मत से बिल्कुल भी नहीं मानते थे कि यदि मूर्ति की श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि राजा राम मोहन राय उन लोगों का विरोध करते हैं कि जो ये मानते थे कि अगर मूर्ति की, पत्थर की पूजा हम श्रद्धा के साथ करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को बिल्कुल गलत मानते थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कहते थे कि क्या जहर को श्रद्धा के साथ दूध मानकर पीने से व्यक्ति का भला हो जाएगा? तो अगर इस बात को हम ध्यान से सोच कर देखें तो इनकी बात ये भी ठीक है कि अगर श्रद्धा के साथ आप लोग कहते हो कि पत्थर को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मूर्ति को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो अगर आप श्रद्धा के साथ जहर है उसको ये श्रद्धा भाव प्रकट करके पी लो कि ये जहर जो है मुझे मारेगा नहीं, ये दूध के समान है, तो वो जहर अपना काम करेगा क्योंकि उसका नेचर है ये। तो इसी प्रकार जो है पत्थर है, उसका नेचर है कि उसमें कोई शक्ति नहीं है। उस पत्थर को कुछ पता नहीं, आप उसको कितना भी सजा लो, उसको कितने भी तिलक लगा लो, उसकी कितनी भी आरती उतार लो, पत्थर में भगवान नहीं रहते। इनका यही मानना था कि पत्थर में कोई शक्ति नहीं है, इसमें भगवान नहीं रहता। इसलिए इन्होंने जो है जहर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम दूध को जहर को दूध मानकर पिएंगे तो वो अपना काम, जहर अपना असर दिखाएगा और उसके कारण जो हमारी मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हमारी श्रद्धा काम नहीं कर रही तो पत्थर को पूजने से भी हमारी श्रद्धा काम नहीं करेगी।
मूर्ति पूजा के स्थान पर उन्होंने शुद्ध पूजा का सदैव समर्थन किया कि अपने मन का शुद्धिकरण करो, अपने मन को साफ रखो, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखो और मन में जो है मालिक का ध्यान करो ताकि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ना कि पत्थर को पूजो। श्रद्धा विचार के प्रति उचित है कि श्रद्धा जो है वो विचारों के प्रति उचित है, अच्छी है। मूर्ति के प्रति जो है श्रद्धा से कोई लाभ नहीं कि भगवान की मूर्ति के प्रति अगर आप श्रद्धा रखते हो और ये मानते हो कि इससे मूर्ति को पूजने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इनका ये विचार था मूर्ति पूजा के बारे में। ओके, आई होप आपको पॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब तक मैंने आपको क्लास में जो भी पढ़ाया आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पॉइंट को मैं बिल्कुल खोल कर बता दूं ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ आ जाए, आपको दोबारा से जो इस क्लास को, इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जाति प्रथा का विरोध। अब जो समाज में जो जातियों के आधार पर भेदभाव होते थे, इन्होंने इस जाति प्रथा का भी विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया और जाति प्रथा के आधार पर होने वाले जो भेदभाव थे उसका भी विरोध किया। उन्होंने जाति प्रथा को हिंदू समाज के माथे पर एक कलंक माना कि ये भारतीय जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म का, उसमें जो एक कलंक है, मतलब एक काला धब्बा है। इतनी छोटी सोच है हमारे हिंदू समाज की कि जिसमें कि जाति प्रथा फैली हुई। ये जाति प्रथा का जो सिस्टम था, ये पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति जो थी अंग्रेजों की, वहाँ पर इतना नहीं होता था, ये भारत में ही ज़्यादा फैला हुआ था। क्योंकि जाति प्रथा ने अनेक सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है। जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस जाति प्रथा के कारण हिंदू समाज जो वो अनेक जातियों में और उपजातियों में विभक्त हो गया, मतलब बंट गया है। कि जाति पाति के आधार पर हम भेदभाव करते कि ऊंची जाति के लोग नीचे जाति के लोगों से बात नहीं करेंगे, उन्हें घर में आने की अनुमति नहीं देंगे, उनके साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे, उनके साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इस टाइप की सोच को लेकर जो है इन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में बुराइयां ला रही है, हमारी सोच को और छोटा कर रही है। तो इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था, जिससे कि हिंदू समाज जो इस जाति प्रथा के कारण कमजोर हो गया है। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अंतरजातीय विवाह का, मतलब कि अपनी जाति में ही विवाह करने का, दूसरी जाति में विवाह करने का, मतलब कि अगर आप विवाह कर रहे हो तो आपको जाति को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी जाति के साथ जो आप विवाह कर सकते हो। तभी जो है समाज में जाति प्रथा को लेकर सुधार आएगा। और कहीं ना कहीं जो है आज भी हमारे समाज में ये बुराइयां अभी तक चली आ रही है कि हम दूसरे कास्ट में जो है शादी नहीं कर सकते। जैसे कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो ओबीसी में शादी नहीं करते, ओबीसी वाले जो वो एससी कैटेगरी में शादी नहीं करते। तो ये फैली हुई है ना कहीं जाति प्रथा। तो इन्होंने इसका विरोध किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य ने, अगर ईश्वर ने सभी मनुष्यों एक समान बना है और जाति पाति जो है ये हमने मनुष्य को जन्म लेने के बाद इसमें बांटा है, तो इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। तो ईश्वर ने इस प्रथा को नहीं बनाया है, इसलिए इन रीति रिवाजों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का भी पूरी तरह खुलकर विरोध किया। जैसे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया जोरदार, इसी तरह उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। नेक्स्ट हमारा विरोध रहेगा सती प्रथा का विरोध। जो मैंने सती प्रथा को आपको पूरी तरह ऊपर एक्सप्लेन करके बताया था, ये क्या रीति रिवाज था, क्या प्रथा थी, उसके बारे में। कि राजा राम मोहन राय ने उस समय समाज में प्रचलित सती प्रथा का जोरदार विरोध किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय, कि इनका जो बड़ा भाई था जगमोहन, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी को जबरदस्ती पति की चिता के साथ जला देने की घटना हुई थी। कि इसके भाई की जब मृत्यु हुई, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हुई जगमोहन की, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी पत्नी को चिता में जिंदा जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये रिवाज था, उसमें सती प्रथा समाज में प्रचलित थी। तो जब भाभी को जिंदा जलता हुआ देखा इसने, तो इनके मन में जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा इनके मन पर, और उन्होंने कहा कि इस रिवाज को, इस प्रथा को मुझे किसी भी हाल में ख़त्म करवाना होगा, समाज में समाप्त करवाना होगा, ताकि आगे चलकर किसी भी स्त्री को पति के साथ जिंदा जलकर अपने जीवन को समाप्त करने का मौका ना मिले। कि आगे किसी भी औरत को अपने पति के साथ जिंदा जलने का
जो रिवाज चला हुआ इसका पालन ना करना पड़े। तो इस घटना के बाद ही जो इन्होंने सती प्रथा का जोरदार विरोध करना शुरू किया और जो है 2-3 साल में ही इन्होंने सती प्रथा को अंग्रेजों की सहायता से भारतीय समाज में प्रतिबंधित करवा दिया, बैन करवा दिया। इसलिए सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने अभियान शुरू कर दिया, मतलब इन्होंने जोरदार कोशिश शुरू कर दी। इन्होंने सती प्रथा के विरोध में 1829 ईस्वी में एक पुस्तक भी लिखी कि जिसमें इन्होंने इस प्रथा का पूरी तरह विरोध किया। सती प्रथा के विरुद्ध उनके प्रचार के कारण, मतलब कि इन्होंने लोगों की सोच को बदला और प्रचार प्रसार के कारण, अपनी अच्छी कोशिशों के कारण जो है अंग्रेज था उसमें एक लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उसमें भारत में गवर्नर जनरल के पद पर था। तो इसकी सहायता से जो है इस अंग्रेज ने जो है 1829 में एक आदेश जारी कर दिया, कानून लागू कर दिया। उस कानून के द्वारा जो इस प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया कि जो भी कोई सती प्रथा का पालन करेगा उसको सजा दी जाएगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस कानून से जो है धीरे धीरे सती प्रथा हमारे समाज से पूरी तरह खत्म हो गई। तो ये था सती प्रथा का विरोध। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या थी सती प्रथा और राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को समाप्त कैसे करने का इनको मोटिवेशन मिला था और इन्होंने किसकी सहायता से जो है इसको प्रतिबंध किया। तो ये आपके एक नंबर से पूछा जाता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है, तो राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा को प्रतिबंध कब किया गया, तो 1829 ईस्वी में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, इसके लिए कानून बनाया था। तो ये अंग्रेजों की एक अच्छी कोशिश थी उस समय। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नारी स्वतंत्रता के समर्थक, कि इन्होंने नारी की महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में भी प्रयास किए। इनकी पूरी कोशिश रही कि महिलाओं को समाज में स्वतंत्रता दी जाए, उन्हें अपने ढंग से अपना जीवन जीने का मौका दिया जाए। तो इस पॉइंट को हम आगे देख लेते हैं पूरी तरह से कि राजा राम मोहन राय नारी स्वतंत्रता की पूरी तरह से समर्थक थे। उन्होंने नारी के उत्थान के लिए महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिए जाने पर बल दिया कि पुरुषों के समान महिलाओं को समाज में समान दर्जा दिए, उनका बराबरी का हक दिया जाए। इन्होंने नारी उत्थान के लिए महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार और अत्याचारों की कटु निंदा की, उनकी आलोचना की कि महिलाओं के साथ जो पुरुष जो है वो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हें नीचा समझते हैं, उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने देते, उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते। इन सभी चीज़ों की जो है इन्होंने निंदा की है, उनकी आलोचना की है। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह का समर्थन किया, क्योंकि सती प्रथा जब बंद हो गई तो सती प्रथा में जो है पति की मृत्यु के बाद औरत विधवा हो जाती थी। तो इनका मानना था कि विधवा हो गई उस औरत को भी दोबारा से शादी करने का हक है। वो अगर अपनी मर्जी से औरत दूसरी शादी करना चाहते तो वो दूसरी शादी कर सकती है। इसके लिए भी आगे चलकर एक कानून बना था, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के लिए कानून बनाया गया। उस कानून के बाद अगर कोई विधवा दूसरी शादी करना चाहती थी तो वो कर सकती थी, उसको गैर कानूनी नहीं माना जाता था। ओके, तो इन्होंने उस समय 1830-31 के आसपास भी है जो इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि अगर पति की मृत्यु के बाद विधवा दूसरी शादी करना चाहती है, अपने जीवन के नए तरीके से शुरुआत करना चाहती है, तो वो कर सकती है। इन्होंने बाल विवाह, मतलब कि छोटी उम्र में जो लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, उनका विरोध किया। और बहुपत्नीवाद की, एक पति की सिर्फ एक ही पत्नी होनी चाहिए, उसकी एक से ज़्यादा अगर पत्नी है, इस प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने मृत पति की संपत्ति में पत्नी को उचित भाग न दिए जाने की प्रथा का भी जोरदार विरोध किया कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो ज़मीन है, उसमें जो है उसकी पत्नी को आधा हक मिलना चाहिए। आधा हक अगर पुत्र का है उसके, तो आधा हक उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। इसके भी पक्ष में थे। इन्होंने ऐसी कानूनी व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया कि कोई भी हिंदू जो है वो पहली पत्नी के रहते हुए अदालत की स्वीकृति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता था। तो राजा राम मोहन राय ने उस समय अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली थी, तो अंग्रेज़ों से मतलब प्रार्थना की
उनको समझाया कि आप ऐसा कानून बनाओ जिसके तहत जो है ये बहुपत्नीवाद की प्रथा बंद हो जाए, कि अगर एक पति उसकी पत्नी अगर जिंदा है फिर भी वह दूसरी शादी कर रहा है तो वह गैर कानूनी है। अगर वो दूसरी शादी करना भी चाहता है तो उसको जो है कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अदालत से जो है अनुमति मिलेगी, तभी वह जो दूसरी शादी कर सकता था। ओके। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि स्त्रियां जो है वो पुरुषों की अपेक्षा मंद बुद्धि होती हैं, क्योंकि इसमें समाज में कई लोग मानते थे कि पुरुष जो है वो ज़्यादा तेज बुद्धि के होते हैं और महिलाएं जो है वो मंद बुद्धि के होते हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती। उन्होंने भारतीय इतिहास में वर्णित अनेक विदुषियों की, अनेक जो विद्वान औरतें हुई थीं, उनके उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि स्त्रियां जो है वो बुद्धि, ज्ञान और प्रतिभा में जो है पुरुषों से कम नहीं होती। वो भी पुरुषों के बराबर ही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, उनके बराबर ही काम कर सकती हैं, उनके बराबर ही पैसे कमा सकती हैं। तो सारी चीज़ों में मतलब टोटली ओवरऑल इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला समाज में जो है एक जैसे हैं, उनका समान दर्जा है, वो दोनों जो है सेम, जो काम पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है, जो महिला काम कर सकते है वो पुरुष भी कर सकता है। उन्होंने समानता पर बल दिया था समाज में, पुरुष और नारी की स्वतंत्रता और समानता पर पूरी तरह बल दिया। तो ये हमारा नारी उत्थान के बारे में, नारी स्वतंत्रता के समर्थन के बारे में इनका पॉइंट था। अब हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट 5th कि शिक्षा पर बल, कि इन्होंने सभी के लिए शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट माना, कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पर इन्होंने पूरी तरह से बल दिया। कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा ग्रहण करने पर विशेष रूप से बल दिया, क्योंकि शिक्षा से जो है व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और यह ज्ञान जो उसके विकास में उसे सहायता प्राप्त करता है, सहायता देता है। कि अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होगा तो उसे अच्छे बुरे की समझ होगी, और जिससे जो वो अपना अच्छे से विकास कर सकता है, अच्छे बुरे खान पान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी विशेष रूप से बल दिया, ताकि स्त्रियां जो है वो पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो सके, खुद पैसे कमाने के लायक हो सके, खुद नौकरी लग सके, किसी पर डिपेंड ना रहे, और अपने साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति पा सके, और औरतों को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें किताबों से ज्ञान प्राप्त होगा कि महिलाओं को समाज में क्या अधिकार दिए गए हैं और पुरुषों को क्या अधिकार दिए गए हैं। अगर महिलाएं इन चीज़ों के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगी तो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में कोई नहीं बताएगा। इसलिए उन्होंने क्षत्रिय शिक्षा पर पूरी तरह बल दिया। राजा राम मोहन राय उस समय भारतीय समाज में प्रचलित शिक्षा प्रणाली जो थी उस समय उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया। पश्चिमी मतलब कि जो अंग्रेजों की अंग्रेजी शिक्षा थी उनको ग्रहण करने पर बल दिया। क्यों दिया? तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा जो है उसमें स्वतंत्रता दी गई थी पूरी तरह, उसमें समानता थी स्त्री और पुरुष में, और वहाँ पर न्याय की सिस्टम भी अच्छा था कि न्याय मिल जाता था। अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय मिलता था, उसके बारे में भी किताबों में पढ़ाया जाता था, और अगर किसी पुरुष के साथ समाज में गलत हो रहा है तो उससे भी न्याय का अधिकार था। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार था। तो ये सारी स्वतंत्रता के बारे में, समानता के बारे में अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाया जाता था किताबों में। इसलिए जो इन्हें पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पसंद थी राजा राम मोहन राय को। इनका मानना था कि शिक्षा के प्रसार से जो है हम अंधकार से बाहर निकल सकते हैं, मतलब पुरानी सोच से, छोटी सोच से हम जो है बाहर निकलकर एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और विज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया, कि जो विज्ञान पर जो है कोई भी चीज़ साइंस के ऊपर तर्क करके जो है हमें उस चीज़ को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस तरह से जो इन्होंने शिक्षा पर पूरी तरह बल दिया, चाहे वो औरत की शिक्षा हो चाहे वो पुरुष की। इन्होंने शिक्षा पर पूरी तरह बल दिया कि शिक्षा मनुष्य को ग्रहण जरूर करनी चाहिए ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। ओके, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी संस्कृति के समर्थक। पश्चिमी मतलब जो अंग्रेजों की संस्कृति थी, वहाँ के रीति रिवाज थे, उनका इन्होंने समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने इन धर्म ग्रंथों के प्रति पूर्ण आस्था भी प्रकट की, मतलब उनका सम्मान करते वो धार्मिक ग्रंथों का, जैसे रामायण, महाभारत, इन सभी का। लेकिन वे भारतीय धार्मिक ग्रंथों की संकीर्णता को अच्छा नहीं मानते थे, कि जो भारतीय धार्मिक ग्रंथ है उनमें जो रीति रिवाज दिए गए हैं, उनमें जो रूढ़िवादिता, पुराने नियम हैं, पुराने रीति रिवाज है,
मतलब समाज को एक जकड़े रखने की जो सोच थी उन धर्म ग्रंथों में, उनका इन्होंने विरोध किया। इसलिए इन्होंने पश्चिमी संस्कृति पर बल दिया, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति में खुलापन था, वहाँ पर आज़ादी थी। कोई भी ज़रूरी नहीं था कि मनुष्य को इस रीति रिवाज का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर वह पालन नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खुलापन था, वहाँ पर आज़ादी थी संस्कृति को अपनाने की। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति की अच्छाइयों को अपनाने का समर्थन किया। उन्होंने भारतीयों को कहा कि अगर आप अपने पुराने हिंदू धर्म या उसकी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते तो आप इतना काम कर लो कि आप पश्चिम की जो संस्कृति है, वहाँ की जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि स्वतंत्रता की बातें हो गई, समानता की हो गई, इन सभी को आप अच्छी अच्छी बातों को अपने धर्म में शामिल कर लो। उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति की उपयोगी बातों को अपनाने के लिए भारतीय लोगों को प्रेरित किया। भारतीयों को समझाया कि जो पश्चिम की संस्कृति की या जो अंग्रेजों की संस्कृति की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको आप अपना लो, जो आपको खराब लगती हैं बातें उनको मत अपनाओ। तो इनकी ऐसी सोच थी संस्कृति के प्रति। ओके, और हमारा लास्ट पॉइंट है प्राचीन परंपराओं का विरोध, कि जो हिंदू धर्म में प्राचीन परंपराएं थी उनका भी इन्होंने पूरी तरह खुलकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में चली आ रही प्राचीन परंपराओं का विरोध किया। उनका मानना था कि किसी भी परंपरा की, कोई भी रीति रिवाज है, कोई भी परंपरा है, तो उसको जो है आंख बंद करके उसका पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि ये परंपरा क्यों हम इसका पालन करें, ये कहाँ से चली आ रही है, क्यों ये समाज में चलाई हुई है, क्यों ये स्त्रियों पर ही लागू की गई है, क्यों ये पुरुषों पर ही लागू की गई है। मतलब कि कोई भी रीति रिवाज का आप पालन कर रहे हो तो उसका जो अतीत है उस परंपरा का हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जिन परंपराओं को हमारी जो पिछली पीढ़ियां या हमारे पूर्वज मानते थे उसे अब हम भी मानते रहें। इसी आधार पर तो इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और उसको बंद भी करवाया, क्योंकि सती प्रथा भी जो है पुरानी पीढ़ियां मानती थी, पुराने पूर्वज मानते थे, लेकिन एक नई सोच के साथ इन्होंने उस प्रथा को बंद करवा दिया और आगे आने वाली जो पीढ़ियां थी उन्होंने भी इस प्रथा को समाप्ति रखा, उन्होंने इस प्रथा को नहीं अपनाया। तो इन्होंने कहा कि जो गलत परंपराएं हैं उनको कभी ना कभी हमें समाप्त करना होगा, क्योंकि ऐसा कोई रिवाज या कोई नियम नहीं है कि जो पुरानी पीढ़ियां उस नियम को मानती आ रही उसको हम भी लागू करें अपने जीवन में। इन्होंने कहा कि हमें अतीत की भक्ति त्याग कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना होगा, कि अगर हमें हमारे समाज की उन्नति करनी है, मनुष्य की उन्नति या उसका विकास करना है, तो हमें अतीत की परंपराओं को शुद्ध रूप देना होगा, कि अतीत की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उनमें जो गलत चीज़ें हमें उनको छोड़ना होगा और उनको जो एक नई तरीके से अपनाना होगा। तभी हमारा वर्तमान जो है वो सुखी होगा और सुखी भविष्य की हमारी नींव पड़ेगी। राजा राम मोहन राय ने केवल कहकर ही अनुचित बातों का विरोध नहीं किया, वरन अपने कार्यों से भी अपने सिद्धांतों को सहारा दिया। मतलब कि जो ये जिन बातों को ये कहते थे उनका इन्होंने खुद भी पालन किया अपने जीवन में। कि पहले एक प्रथा थी कि भारत के लोग जो वो समुद्र पार नहीं जा सकते जहाज में चढ़कर, क्योंकि अगर वो समुद्र पार जाएंगे तो उनके धर्म के खिलाफ था। मतलब बहुत बड़ा उल्लंघन मानते थे हमारे हिंदू धर्म का कि समुद्र पार जाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जो है इस परंपरा का विरोध किया और जो है परंपरा की पूर्ण अवहेलना करके वे इंग्लैंड गए समुद्र पार करके समुद्री जहाज में, और वहाँ पर इन्होंने जो है भारतीय हित साधन में, मतलब भारतीयों के हित में वहाँ पर काम भी किया। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ कहते रहते थे समाज में, इन्होंने खुद पर भी उन चीज़ों को अप्लाई किया और लोगों को भी प्रेरित किया कि उन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाओ। तो ये था हमारा राजा राम मोहन राय के बारे में पूरी तरह से सामाजिक विचारों का डिटेल्ड क्लास। इस क्लास में हमने राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को पूरी तरह से खोल कर पढ़ लिया है। इससे ऊपर राजा राम मोहन राय का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा इनकी सोच के बारे में कि समाज के प्रति इनकी सोच क्या थी, किन चीज़ों का तो इन्होंने समाज में समर्थन किया था, किन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। आई होप इस क्लास के बाद आपको कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ने की। इसी तरह से जो हम नेक्स्ट क्लास में इनके राजनीतिक विचारों को भी पढ़ेंगे और आर्थिक विचारों को भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों तक भी है पहुंच सके और वो भी इस टॉपिक को अच्छे से कर सकें।
अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें क्लास को, और जो है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना रिव्यू, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है या फिर कोई और कमी है जिसको मैं, कोई और तरीका है जिस तरीके से मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करवाऊँ। तो प्लीज़ अगर आप क्लास देखते हैं, लाइक कर उसमें कमेंट ज़रूर करें कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।